नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग BLI 221 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी। दोस्तों काफ़ी समय से मैं क्लास यहाँ पे लेके नहीं आ पाया हूँ जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं अब ये कोशिश करूँगा कि रेगुलर अब क्लास लाई जाए। दोस्तों अभी तक देखिए जुलाई सेशन के एग्ज़ाम के डेट जो आए थे वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं, तो अभी तक न्यू डेट नहीं आई है, ना ही हम लोगों को पैटर्न के बारे में जानकारी है। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आपके एग्ज़ाम तो होंगे, ये तो कंफर्म है। कब होंगे वो कहना थोड़ा सा भी मुश्किल है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचा दूंगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी देख लेते हैं, जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी में हम लोग नीड, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को आप स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको पब्लिक लाइब्रेरी में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक एक करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी फिर से पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, पब्लिक लाइब्रेरी क्यों होनी चाहिए, ठीक है। देखिए वर्तमान समय में जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। तो ये काफ़ी कॉमन बात है। शिक्षित क्यों होना चाहिए? ताकि वो अपने कर्तव्य का अच्छी तरीके से पालन कर सकें, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो। और दोस्तों आपको पता है कि विश्व में पुस्तकों को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है, ठीक है, जिसका अध्ययन कर समझ कर व्यक्ति अपने ज्ञान की वृद्धि करता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि दोस्तों देखिए, अगर आपको अपने ज्ञान की वृद्धि करनी है, अपने अधिकारों को जानना है, तो आप किसकी मदद लेंगे? बुक्स की मदद लेंगे, ठीक है। देखिए अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि भले ही पुस्तकें के प्रकार बदल गए हैं, ये डिजिटल फॉर्म में आने लगे हैं, वीडियो के माध्यम से आने लगे हैं, लेकिन जिसका बेसिक क्या है वो बुक्स ही है, यानी पुस्तक ही है, ठीक है। साथ ही दोस्तों देखिए पुस्तक यानी बुक्स क्या हैं, जितने भी पाठक हैं उनके अच्छे मित्र होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने 221 में जो बेसिक पढ़ाई किया होगा उसमें ये बात कहा गया है, ठीक है, कि पुस्तकें क्या होती है, पाठक के अच्छे मित्र होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, समाज में सभी व्यक्तियों की ज्ञान, सूचना एवं मनोरंजन संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पुस्तकों के माध्यम से करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी का होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसकी ये आवश्यकता हो गई। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मान लीजिए जो साक्षर यानी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वही पुस्तक का उपयोग करें, ऐसा नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी पुस्तकालय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आधुनिक पुस्तकालय में दृश्य श्रव्य यानी कहने का मतलब क्या कि पता होगा कि जो जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं वो भी पढ़ाई करते हैं। अभी काफ़ी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे उन लोगों के लिए क्या होता है कि देखिए जितने भी चलचित्र होते हैं, फिल्म होते हैं या चित्र होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर एवं टेप रिकॉर्डर का उपयोग करके वे लोग भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो विकलांग व्यक्ति जो अंधे व्यक्ति हैं, जो देख नहीं पाते हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, वो लोग भी इस प्रकार के टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। अभी के टाइम में दोस्तों देखिए बहुत सारे डेवलप होना बाकी हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे पेन आने वाले हैं जिसे स्कैन करके आप उसका ऑडियो सुन सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे आने बाकी हैं, जिसमें उससे होगा क्या कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या फिर जो देख नहीं सकते हैं, वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है कि सभी व्यक्ति को शिक्षा मिले। जैसा कि आपने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी में पढ़े होंगे कि सभी व्यक्ति को पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि पुस्तकें सभी के लिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो इसका इस्तेमाल नहीं करें या फिर उनको ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो आवश्यकता की चर्चा करेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी की क्या आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग उद्देश्य पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को आजीवन स्वशिक्षा प्राप्त करने का प्रकार के रूप में सुलभ करता है, इसलिए इसे लोक विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर MCQ एग्ज़ाम होता है या फिर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लोक विश्वविद्यालय की संज्ञा किसे दी गई है। बहुत सारे वहाँ जितने भी टाइप ऑफ लाइब्रेरी हैं उसके ऑप्शन रहेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको पब्लिक लाइब्रेरी टिक करना है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो गई कि पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है। मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे क्या होते हैं स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो रिवीजन करने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं। तो उसी लाइब्रेरी को हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं। लेकिन जो लाइब्रेरी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी हम लोग एक बार फिर से डिटेल में पढ़ाई करेंगे, जहाँ पे हम लोग एकेडमिक लाइब्रेरी,
और ये पब्लिक लाइब्रेरी तो मैं बता ही दे रहा हूँ, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जिस प्रकार हम लोग अभी पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके और जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है उसमें 3 लाइब्रेरी होते हैं, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं उसमें क्या होते हैं, सभी वर्ग के व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क पुस्तकालय सेवाएं उपलब्ध करते हैं। ये इनके क्या जितने भी इसकी आवश्यकता है, तो ठीक है, अभी हम लोग इसके आवश्यकता के बारे में चर्चा की। अब जानते हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी की उद्देश्य क्या है। दोस्तों, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 500 वर्ड्स में लिखने आते हैं तो बिल्कुल आप इसे समझ के कॉन्सेप्ट बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, आवश्यकता में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, तो पॉइंट्स को भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और अगर आप सुन लेते हैं और सुन के खुद से लिखते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। रंगनाथन ने अपनी पुस्तक लाइब्रेरी मैनुअल, ध्यान देंगे, नाम को ध्यान देंगे, ठीक है, लाइब्रेरी मैनुअल में सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी के कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य बताएं, ठीक है। तो उद्देश्य मैं यहाँ पे आपको टोटल 7 पॉइंट बताऊंगा, आप ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे उसे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पॉइंट बना के एग्जाम में लिखने हैं अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं तो। देखिए, समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए आजीवन स्वशिक्षा प्राप्त करने में सहायक होना, ये पहला उद्देश्य है। सेकंड क्या है, समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को समस्त विषयों एवं क्षेत्रों पर अद्यतन, दोस्तों अद्यतन थोड़ा सा हिंदी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन इसे इंग्लिश में अपडेट कहते हैं, अप टू डेट, ठीक है, अप टू डेट तथ्य एवं सूचनाएं प्रदान करना, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या है, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जिसे इंटरनेशनल कहते हैं, राजनीतिक कार्यों का संपादन में व्यस्त व्यक्तियों को सभी मतों पर मुद्रित को हम लोग इंग्लिश में प्रिंट कहते हैं, पाठ्य सामग्री के बिना किसी भेदभाव के भली भांति प्रदान करना। ये किसने कहा था, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने कहा था अपने बुक लाइब्रेरी मैनुअल में, ठीक है। अब देखिए, 4th नंबर क्या है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। देखिए, 4th नंबर में क्या है, राष्ट्रीय उत्पादकता वृद्धि हेतु उद्योगों में वरिष्ठतम अधिकारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम विकास एवं सूचना प्रदान करना तथा उनके कार्यरत वैज्ञानिकों, इंजीनियर एवं टेक्नीशियन को प्रत्येक नवीन सूचना के उपयोग हेतु प्रेरित करना, ठीक है। अब 5th नंबर में क्या है, समाज के सभी वर्गों को उनके अवकाश, ठीक है, अवकाश को हम लोग के समय अवकाश को हम लोग छुट्टी जो होता है दोस्तों रखते हैं के सदुपयोग में सहायता करना तथा पुस्तकालय के उपयोग हेतु प्रेरित करना। तो अभी हम लोग उद्देश्य की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, 6 नंबर में क्या है, प्राचीन एवं वर्तमान साहित्य में भावी पीढ़ियों के उपयोग हेतु सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित रखना एवं समाज के सभी व्यक्तियों को शोध एवं उपयोग के लिए उपलब्ध कराना। 7 नंबर में क्या है, जो कि लास्ट है, मुद्रित ज्ञान यानी प्रिंट नॉलेज को संरक्षित एवं संस्था के रूप में समाज के ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहना। तो दोस्तों, ये उद्देश्य है, ठीक है, जो मैं 7 पॉइंट बताया हूँ उसे आप नोट कर लें। और दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि मैं इसकी PDF भी आपको वहाँ पे सेंड कर सकूँ, और मैं इसका ऑलरेडी PDF सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर से मैं जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों को भी ये मिलना चाहिए, तो वो लोग सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इसे टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूँगा, ठीक है। देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए कि समाज के सभी वर्ग यानी जितने भी क्लास के व्यक्ति हैं को उनके अभिरुचि यानी उनकी जो भी रुचि है उनका रुचि को ध्यान रखते हुए उचित अध्ययन सामग्री को संरक्षित कर व्यक्तियों को उपलब्ध कराना। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, किसी भी एक पब्लिक लाइब्रेरी में हर एक प्रकार के व्यक्ति वहाँ पे आते हैं। कोई स्टूडेंट होते हैं, कोई बिजनेसमैन होते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई साइंटिस्ट होते हैं, मतलब जितने भी प्रकार के व्यक्ति आएंगे उनके इच्छा यानी उनके रुचि के अनुसार वहाँ पे बुक उपलब्ध होना चाहिए। ये मेन उद्देश्य हुआ, ठीक है। तो ये जो उद्देश्य थे 7 उद्देश्य थे, ये डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने दिया था, ठीक है। अब दोस्तों, यूनेस्को ने भी पब्लिक लाइब्रेरी के कुछ उद्देश्य बताए हैं, ठीक है। तो हम लोग वो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, यूनेस्को के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्य क्या है। पहला जो है वो लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला नंबर क्या है, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, मानचित्र, संगीत रिकॉर्ड्स आदि अध्ययन सामग्री
का पाठकों की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार संग्रह करना मतलब स्टोर करना होता है, ठीक है, तथा उनके उपयोग की सुविधा प्रदान करना। दोस्तों बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ आवाज़ आ रहे हो तो इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी ख़राब है, तो जिसके कारण बादल जो गरज रहे हैं उनकी आवाज़ आ रही है, लेकिन उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या है, ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले आविष्कार, शोध तथा विकास संबंधित उपयोगी नवीनतम एवं इन सामग्रियों एवं संकलन रखना, संरक्षण करना तथा भविष्य में प्रगति एवं विकास हेतु उपलब्ध कराना। ये किसने कहा था? यूनेस्को ने कहा है, ठीक है। रंगनाथन के बारे में हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। थर्ड नंबर में क्या है, बाल, युवा, वृद्ध, नर नारी को निरंतर स्वशिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना एवं इसके लिए अवसर प्रदान करना। ये किसका उद्देश्य है? पब्लिक लाइब्रेरी का है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ज्ञान एवं विकास और शोधकर्मियों के व्यस्त व्यक्तियों को सतत सेवा व सहयोग प्रदान करना, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपने दैनिक कार्यों में अधिकतम क्षमता एवं निपुणता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा राष्ट्र एवं विश्व नागरिक बनने में सहायता प्रदान करना। ये एक पब्लिक लाइब्रेरी का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रति विचार विमर्श व क्रियाशील आलोचनात्मक वातावरण उत्पन्न कराने हेतु वातावरण का निर्माण करना। तो दोस्तों देखिए, ये जो डिफिनेशन है ये यूनेस्को ने दिया था, ठीक है। अब देखिए हम लोग सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी कार्य के बारे में जानेंगे, जो कि ये कार्य काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन कभी कभी कार्य भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग में आपको तीनों पूछे जाएंगे, उद्देश्य पूछे जाएंगे, कार्य पूछे जाएंगे और आवश्यकता भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग इसे कार्य के बारे में ज़रा सा छोटा सा चर्चा कर लेते हैं। इसे आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद कुछ स्तर भी हैं, तो स्तर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जान लेंगे। आज हम लोग सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य को यूनेस्को के मैनिफेस्टो में निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है। अब क्या है, कुछ यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, और कुछ रंगनाथन ने भी इसके कार्य का डिफिनेशन दिया है, तो हम लोग देख लेते हैं। पहले यूनेस्को को देख लेते हैं। देखिए, पुस्तकालय जन शिक्षा के लिए जागृत शक्ति है। आज निर्विवाद रूप से यह मान लिया गया है कि पुस्तकालय जन व शिक्षा व जन चेतना के प्रचार के लिए प्रमुख व सक्रिय माध्यम है, यानी एक्टिव मीडियम है, ठीक है। आज पुस्तकालय मात्र पुस्तकों के आदान प्रदान का ही संपन्न कार्य नहीं करता, बल्कि जन साधारण के अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा को भी जागृत करता है। ये डिफिनेशन यूनेस्को ने दिया था, इसे आप दोबारा सुन लें, आपको याद आ जाएगा। और अगर आप लिख लेते हैं अपने लैंग्वेज में तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। और दोस्तों थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके नॉलेज में जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पे शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपको कंप्लीट क्लास मिलेगी, बेहतर तरीके से मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको जैसे कि पिछले क्लास में बताया था कि अभी मेरा तबीयत ख़राब नहीं है, तबीयत मेरे ठीक नहीं है, तो इस कारण मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो आप सुन सकते हैं, आप मेरी आवाज़ में काफ़ी बदलाव लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब देखिए, डॉक्टर रंगनाथन ने क्या कहा था पब्लिक लाइब्रेरी के कार्य के बारे में। उन्होंने कहा था, सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य शैक्षणिक, सूचनात्मक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिक, सांस्कृतिक तथा पुराविद है। अर्थात सार्वजनिक पुस्तकालय अपने शैक्षणिक कार्य के द्वारा जन साधारण की शैक्षणिक अभिरुचि की पूर्ति करता है और उसे विकसित करता है। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा की पुष्टि सूचनात्मक करणों के माध्यम से करता है। देखिए, सांस्कृतिक कार्यों के द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सभ्यता, काल व ज्ञान अपरामाणित भंडार से परिचित कराता है। अब देखिए, ये जो डिफिनेशन है ये डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था। तो बहुत सारे विद्वान ने अलग अलग डिफिनेशन दिए थे, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ हम लोग इसका पॉइंट जान लेते हैं। उसके बाद देखिए, अगर मैं डिटेल में पढ़ाना चाहूँगा तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ये इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाई करनी है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लाइब्रेरियन BLIS कंप्लीट करने के बाद आप फ्यूचर में अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे तो आपको ये पढ़ाई करनी ही होगी, और इसका मैं क्लास बिल्कुल बेहतर तरीके से भी लेके आऊँगा। तो चलिए हम लोग 3 पॉइंट यहाँ पर चर्चा करेंगे। पॉइंट बना के आप 4 पॉइंट चर्चा करेंगे, उस पॉइंट को आप नोट करते जाएंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है। कार्य के बारे में बात करें कि इसके कार्य क्या है। देखिए, पहला क्या है, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे। देखिए, पाठ्य सामग्री यानी जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं का वर्गीकरण, सूचीकरण यानी कि
क्लासिफिकेशन एंड इंडेक्सिंग कर उसके फल को हम लोग क्या बोलते हैं, अलमारी बोलते हैं, ठीक है, पर उचित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिससे पाठक उसका उपयोग सरलता एवं सुगमतापूर्वक कर सकें। तो ये कार्य होते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड क्या है, आदान प्रदान की सुविधा जिसके अंतर्गत पाठक के अध्ययनार्थ पाठ्य सामग्री घर ले जाने की अनुमति दी जाती है, जिसे पाठक अपनी वांछित पाठ्य सामग्री घर ले जाता है और सुविधा अनुसार पढ़ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप लोग लाइब्रेरी गए होंगे, आपको पता भी होगा, या फिर आप चलिए पब्लिक लाइब्रेरी की हम लोग बात नहीं करते हैं, फिर थोड़ा कॉलेज लाइब्रेरी या स्कूल लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं। स्कूल लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ से आप अपने लाइब्रेरी से बुक लेते हैं और बुक ला के आप घर में कुछ दिन पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे रूल होती है। अगर आप लेट से जमा करते हैं तो उसकी फ़ाइन आपको देनी पड़ती है, तो वही यहाँ पे चर्चा की गई है। थर्ड नंबर में क्या है, पाठकों को अभीष्ट सूचना प्रदान करने में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। और फोर्थ नंबर में क्या है, प्रचार एवं प्रसार सेवाओं द्वारा समाज के अधिक से अधिक व्यक्तियों को पुस्तकालय उपयोग हेतु आकर्षित करना, जिससे यह सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित हो सके। तो ये 4 पॉइंट हम लोग चर्चा किए हैं। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि एक और इसका पब्लिक लाइब्रेरी का वीडियो लेके आऊँ, लेकिन आपको 500 वर्ड में लिखनी होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बताऊंगा। आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, और मैं नॉलेज दूंगा तो कंप्लीट नॉलेज दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी का स्तर जो लेवल होता है वो क्या क्या होता है। तो इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बाद में कभी फिर कर लेंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए पब्लिक लाइब्रेरी के स्तर क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय होते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होते हैं, इसके डिटेल में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप समझ लें, इसे आप ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय यानी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। आप देखे होंगे कि आपके जो भी शहर हैं वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी होंगे। जिला पुस्तकालय, जैसा कि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। प्रखंडीय पुस्तकालय यानी ब्लॉक लाइब्रेरी। और पंचायत पुस्तकालय जिसे हम लोग पंचायत लाइब्रेरी कहते हैं। अब जो भी यहाँ पे मैं 5 लाइब्रेरी के बारे में चर्चा किया हूँ, तो उसका आपको डिटेल में पढ़ाई कर लेनी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पर वीडियो ज़रूर बना दूँ, ताकि जो भी हमारे दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरियन की, उन लोगों को भी इससे काफ़ी हेल्प मिल पाए और आपको भी भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग इसकी जो भी पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। पहले हम लोग ये जो भी हम लोग अभी 5 लाइब्रेरी के बारे में चर्चा की है उसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करने के बाद, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट लग रही है या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है, मुझे आज तबीयत मेरा कुछ ठीक था तो मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ठीक होती है मैं बिल्कुल फिर से अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और दोस्तों जल्द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी क्लास लेकर आऊँगा। तो अगर आप BLIS कंप्लीट कर चुके हैं फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।